हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक टॉपिक, बहुत ही क्यूट टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक है आपकी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। और चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस। ठीक है, ये दूसरा लेक्चर है इस चैप्टर का। पहले लेक्चर में हमने क्या देखा था? इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। फर्स्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के बारे में देखा था कि जब हमारा प्यारा भारत 1947 में आजाद हुआ था तो उस समय पर इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पर क्या हो रहा था और कंट्री के लेवल पर, रीजनल लेवल पर क्या क्या चल रहा था, मतलब भारत के अंदर क्या चल रहा था, भारत के बाहर क्या चल रहा था 1947 के टाइम पर, जिस समय हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाना स्टार्ट किया था। तो वो सिचुएशन हमने पहले वाले चैप्टर में देख लिया, अगर पहले वाले लेक्चर में देख लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मस्ट वॉच, क्योंकि अगर आप चीजों को सीरीज से देखोगे ना तो बहुत मजा आएगा, सीरियसली बहुत मजा आएगा, है ना। तो अब हम देखेंगे पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, बहुत डिटेल में देखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो आपकी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वहां पर ये नॉन अलाइनमेंट का जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाला वीडियो है मैं ऑलरेडी ला चुका हूं। अगर आप एक बार मेरे कहने से अगर ये नेम वाला वीडियो अलग से देख लोगे तो बहुत मजा आएगा, इसके बाद इसको पढ़ने में मजा आएगा। हालांकि मैं यहाँ पर भी बताऊंगा, मगर स्पेशली नेम के बारे में एक वीडियो डाल रखा है, तो सर्च करना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लकी एजुकेशन, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार वीडियो है, मजा आएगा आपको। तो शुरू करते हैं पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी, इसको जानने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक समझते हैं, है ना। बेसिक समझेंगे तभी मजा आएगा भाई साहब, नहीं तो लाइन टू लाइन पढ़ने तो कोई मजा नहीं आने वाला है। तो हम देखेंगे पहले कोल्ड वार के बारे में। आप सबको पता है भाई साहब, कोल्ड वार कब से कब तक चला था? 1945 से लेके 1991 के बीच में चला था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ था? 1945 के बाद। 1945 से पहले क्या हो रहा था? 1945 से पहले चल रहा था WW सेकंड, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था। और फिर उसके बाद 1945 से लेके 1991 तक आपका चलता है कोल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है। मेनली दुनिया में दो ही पावरफुल देश रहते हैं, एक तरफ था आपका यूएसए और दूसरी तरफ था आपका यूएसएसआर। यूएसए ने अपना डेमो दिखाई दिया था जापान पे बॉम्ब गिरा दिए थे, आप सबको पता है, हिरोशिमा नागासाकी। दुनिया को मतलब बता दिया कि आई एम दी सुपर बॉस, अब आपको हमारी माननी पड़ेगी, हम ये चाचा चौधरी है ना, हमारे सामने जो आएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये आपने याद देखा होगा कि यूएसए ने अपना डेमो दिखा दिया था। दो बॉम्ब गिराए थे, कमेंट करके बताना है पहले बॉम्ब कब गिराया था, दूसरा कब गिराया था, और दोनों बॉम्ब के नाम क्या थे, ये आपको बताना है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो भागों में डिवाइड हो गई, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए आपको पता होगा कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। कैपिटलिस्ट जो कंट्री थे वो यूएसए के पाले में आ जाते हैं। और यूएसएसआर जो था ये आपका एक कह सकते हैं सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का था। जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले कंट्री थे वो यूएसएसआर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इनकी एक गैंग बन जाती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन दो देशों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, यूएसए के बीच में और यूएसएसआर। अब ये डायरेक्ट लड़ाई नहीं हो रही थी, इनडायरेक्टली हो रही थी, इसलिए इस वॉर को नाम दिया गया था कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर किस किस के बीच में होता है? कोल्ड वॉर होता है यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। यूएसए कैसा कंट्री है? कैपिटलिस्ट कंट्री है। ठीक है, यूएसएसआर कैसा कंट्री है? कम्युनिस्ट कंट्री है। तो कैपिटलिस्ट कंट्री का ब्लॉक को कौन लीड कर रहा है? यूएसए। कम्युनिस्ट कंट्रीज के ब्लॉक को कौन लीड कर रहा है? यूएसएसआर। फिर इनका एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है नाटो, यूएसए ने बना दिया नाटो। नाटो में जो भी कंट्री थे, नाटो का प्रिंसिपल आपको बताइए, जो भी एक कंट्री पर अटैक होगा तो ऐसा माना जाएगा सब पे अटैक है, और फिर सब मिलके जो भी अटैक कर रहा है उसको एक साथ कूटेंगे। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही यूएसएसआर ने भी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन या मिलिट्री ग्रुप बनाया था जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। ठीक है, नाटो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए लीड कर रहा है। वॉर्सो पैक्ट को कौन लीड कर रहा है? यूएसएसआर। ये एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक है यूएसए वाला और ये कम्युनिस्ट ब्लॉक है, और इन दोनों में जो लड़ाई चल रही है इसी को हम बोल रहे हैं कोल्ड वॉर। कब से कब तक चलती है भाई साहब? 1945 से 1991 के बीच में। अब जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था तो भारत की सिचुएशन क्या थी? मजेदारी तो यहाँ पे है ना, ये चीजें तो आपने पढ़ रखी हैं, तो आपको बैकग्राउंड जब क्लियर होगा ना बहुत मजा आएगा। तो जब ये कोल्ड वॉर चल रहा था भाई साहब, इंडिया की सिचुएशन क्या थी? क्या इंडिया ने यूएसए को ज्वाइन किया? नहीं किया। क्या यूएसएसआर को ज्वाइन किया? नहीं किया। इंडिया ने कहा भैया ना तो हम तुम्हारे साथ जा रहे ना हम तुम्हारे साथ जा रहे, हम तो इंडिपेंडेंट चलेंगे एंड वी विल फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। हम किसी के साथ अलाइन नहीं होंगे। अलाइन होने का मतलब है जुड़ना, नॉन अलाइन का मतलब नहीं जुड़ना। ना तो हम तुम्हारे साथ जुड़ रहे यूएसए और ना ही हम तुम्हारे साथ जुड़ रहे यूएसएसआर, हम तो भाई अलग रहेंगे, है ना। इसीलिए कंट्रीज को आपको पता होगा, कंट्रीज को बोल दिया फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ये आपको पता है ना। जो कंट्रीज कैपिटलिस्ट थे, ध्यान रखना,
कैपिटलिस्ट कंट्रीज को बोला गया, जिनको लीड कर रहा था यूएसए, इनको बोला गया फर्स्ट वर्ल्ड। कैपिटलिस्ट कंट्रीज को क्या बोला गया? फर्स्ट वर्ल्ड। तो ये ग्रीन में जो मैप में दिखा रखे हैं ये सारे फर्स्ट वर्ल्ड है। जो कंट्री आपके यूएसएसआर लीड कर रहा था या जो कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, उनको बोला गया था सेकंड वर्ल्ड। ये येलो वाले सेकंड वर्ल्ड है। और जिन कंट्रीज ने ना तो यूएसए को ज्वाइन किया, ना यूएसएसआर को ज्वाइन किया, ना कैपिटलिस्ट को ज्वाइन किया, ना कम्युनिस्ट को ज्वाइन किया, अलग से जो इंडिपेंडेंट पॉलिसी फॉलो करी थी, उनको बोला गया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ध्यान देना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बहुत आता है अपनी बुक में, बहुत बार आता है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब ये बेचारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज गरीब थे, कैसे थे? पुअर कंट्रीज थे। ये कॉलोनाइजेशन का शिकार थे। कॉलोनाइजेशन मतलब जब यूरोपियन पावर्स ने इन पे कब्जा कर लिया था, शोषण। और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जनरली आपको देखने को मिलेगा साउथ के कंट्रीज आते हैं। जैसे ये पूरी दुनिया है, दुनिया में ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये नीचे वाले जो कंट्रीज हैं ये हैं आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जनरली पुअर है। और ये वो देश हैं जो किसी टाइम पर कॉलोनियलिज्म का शिकार हुआ करते थे। ठीक है, तो इंडिया ने कौन सी पॉलिसी फॉलो करी? पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। और ये नॉन अलाइनमेंट बना कब था? नॉन अलाइनमेंट बना था 1961 में। ठीक है, इसकी पहली समिट युगोस्लाविया में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? युगोस्लाविया में, बेलग्राड नाम की जगह पर। और नेम बनाने का आइडिया जो आया था 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस में आया था। यहाँ तक आई एम श्योर आपको कहानी समझ में आ गई होगी। बेसिक्स में हमने लगभग चैप्टर को बहुत ज्यादा फिनिश भी कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो टॉपिक दे रखा है, टॉपिक का नाम ध्यान रखना। आपका एक टॉपिक है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, इसमें छोटे छोटे टॉपिक है वो सब कंप्लीट कर दूंगा। आपकी बुक में जो बड़े बड़े टॉपिक दे रखे हैं, बड़े टॉपिक पर आपको वीडियो में बड़ा टॉपिक में लिख दूंगा, उसमें जितने भी छोटे टॉपिक है सब आपके अब कवर हो जाएंगे। ठीक है, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट अब आपको समझ में आ गया वो बैकग्राउंड। भारत ने ये पॉलिसी अपनाई थी कि भैया ना तो मैं यूएसए के साथ जा रहा और ना ही मैं यूएसएसआर के साथ जा रहा, हम तो भाई अलग रहेंगे, है ना, यही है। ठीक है, अब थोड़ा बुक में क्या दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज नॉट एन आइसोलेटेड प्रोसेस, इट वाज पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। आपको देखने को मिलेगा भारत का मूवमेंट जो चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, भारत का कौन सा मूवमेंट? जो आजादी के लिए हम संघर्ष कर रहे थे, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था। ये कोई अलग मूवमेंट नहीं है, पूरी दुनिया में आपको देखने को मिलेगा 1940s वाला जो टाइम है, 1940s वाला जो टाइम है, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का जो टाइम है, उससे पहले का टाइम है, पूरी दुनिया में स्ट्रगल हो रहा था। जो जहां जहां पर कॉलोनाइजेशन हो रहा था, जहां जहां पर कंट्रीज गुलाम हुआ करते थे, वो अपनी कॉलोनियल पावर्स के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो भारत भी स्ट्रगल कर रहा था। किसका स्ट्रगल कर रहा था? कि हमें कॉलोनियलिज्म से मुक्ति पानी है, क्योंकि इंडिया में अंग्रेज रूल कर रहे थे, और इंपीरियलिज्म से भी मुक्ति पानी। अब देखो सिंपल सा मैं फिर बता देता हूँ, कॉलोनियलिज्म का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जहां पे कंट्रीज को, पावरफुल जो कंट्रीज होते हैं वो बाकी कंट्रीज को अपना गुलाम बना लेते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्रीज जो हुआ करते थे, जैसे इंग्लैंड ने भारत को अपना गुलाम बना दिया। तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कॉलोनाइजेशन या कॉलोनियलिज्म। इंपीरियलिज्म एक ऐसी पॉलिसी है जहां पर जो अपना एम्पायर है, एम्पायर को लगातार एक्सपेंड करने की जो पॉलिसी होती है उसको हम बोलते हैं इंपीरियलिज्म, जिसको हम बोलते हैं साम्राज्यवाद। क्या बोलते हैं? साम्राज्यवाद। अपने एम्पायर को बढ़ाने की पॉलिसी इंपीरियलिज्म, दूसरे देश को अपने कंट्रोल में लेने की पॉलिसी कॉलोनियलिज्म। तो कॉलोनियलिज्म लगातार होता रहेगा तो यही क्या कहलाएगा? इंपीरियलिज्म कहलाएगा, यूं समझ लो। ठीक है, तो भारत ने भी इसके खिलाफ जंग लड़ी और इसके खिलाफ मतलब अपनी आवाज उठाई और लगातार स्ट्रगल किया, और फाइनली 1947 में हमारा देश क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। और जब हमारा देश आजाद हो गया, इससे आपको देखने को मिलेगा एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे देशों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। एशिया और अफ्रीका के बहुत सारे लोग हमारे लिबरेशन मूवमेंट, जो आजादी का संघर्ष चल रहा था, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। आपको पता होगा 1940s के टाइम पर ही सुभाष चंद्र बोस, है ना, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी को बनाया था। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी। ये एक सिंबल था कि कैसे हमारा भारत ओवरसीज इंडियंस के साथ जुड़ा हुआ है। ओवरसीज इंडियंस का मतलब है जो भारतीय भारत से बाहर रहते थे उन्हीं को लेकर सुभाष चंद्र बोस ने क्या बना दी थी? एक आर्मी बना दी थी, इंडियन नेशनल आर्मी। और फिर इससे इंडिया में अंग्रेजों पर अटैक लॉन्च कर दिया था और एक पैरेलल गवर्नमेंट स्टेब्लिश कर दी थी आउटसाइड द इंडिया। कितनी बड़ी बात है। ठीक है, Foreign policy of a nation is determined by domestic and external factors like ideals that inspired Indian freedom struggle also influenced by its foreign policy। आपको देखने को मिलेगा किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी मैंने कल भी बताया था, आपको ध्यान होगा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। फॉरेन पॉलिसी का मतलब है किसी भी देश की पॉलिसी किसी भी देश के दूसरे देश के साथ कैसी होगी, वही क्या है? फॉरेन पॉलिसी। मान लो ये फॉरेन पॉलिसी में ऐसा समझ लो, एक सेकंड, ये है अपना प्यारा भारत। दोबारा समझा देता हूँ, ये है अपना प्यारा भारत। यहाँ पर मान लो यूएसए, यहाँ पर मान लो चाइना, यहाँ पर मान लो रशिया, ठीक है, और यहाँ पर मान लो पाकिस्तान, यहाँ पर मान लो इजराइल। ठीक है,
ऐसे कई सारे देश हो गए। अब इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ कैसे होंगे, चाइना के साथ कैसे होंगे, इजराइल के साथ कैसे होंगे, यूएसए के साथ कैसे होंगे, पाकिस्तान के साथ कैसे होंगे, ये सारे रिलेशन किस टाइप के होंगे, यही तो है फॉरेन पॉलिसी। और ये जो रिलेशनशिप किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं नेशनल इंटरेस्ट। किस पे डिपेंड करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट। देश को जहां फायदा होगा वो पॉलिसी अपनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने बोल दिया कि रशिया तू भैया हमारा परमानेंट फ्रेंड है, या यूएसए तू हमारा परमानेंट फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं करते। जहां पर हमारे देश को हित होगा, जहां पर देश की भलाई की बात होगी, वही स्टेप लिया जाएगा। और यही है किस देश के साथ अच्छे रिलेशन बनाने, किसके साथ अच्छे नहीं बनाने, ये जो डिसाइड करना है ना, यही हमारी क्या है, फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है। तो फॉरेन पॉलिसी जो है ये डिटरमाइन होती है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू देश के अंदर, और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं ये किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब आपको पता है 1947 भारत आजाद हुआ था, एक्सटर्नली क्या चल रहा था, एक्सटर्नली मतलब बाहर के लेवल पर कोल्ड वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, कॉलोनाइजेशन के खिलाफ जंग चल रही थी, इंपीरियलिज्म के खिलाफ जंग चल रही थी। तो ये सारी चीजें ना किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है, इसको भी डोमेस्टिक, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इन सब ने हमारी फॉरेन पॉलिसी को क्या किया है, इन्फ्लुएंस किया है। अब टॉपिक है हमारा द रोल ऑफ नेहरू। चाचा नेहरू के नाम से फेमस है। नेहरू जी भारत के पहले पीएम बनते हैं, ध्यान रखना, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, भारत के पहले पीएम। 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें ये भारत के क्या बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं। और ये कब तक रहते हैं, 1964 तक भारत के पीएम रहते हैं। साथ ही साथ में भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी बनते हैं। क्या बनते हैं, फॉरेन मिनिस्टर बनते हैं। कमेंट करके बताना है आपको आज की डेट में भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, कमेंट करके बताना है आपको, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या बन जाते हैं, पीएम बन जाते हैं। और फॉरेन पॉलिसी का इनको आर्किटेक्ट कहा जाता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को एक नई दिशा देने का काम किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और जनरली फॉरेन पॉलिसी इसको कौन संभालता है, आज की डेट में अगर मैं आपको बता दूं, भारत में एक मिनिस्ट्री होती है ईएएम, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर होता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन मिनिस्टर। क्या बोलते हैं, या तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलो या बोलो आप फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है। आज की डेट में चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, 2023 की अगर मैं बात करूं, मार्च 2023, आज की डेट में हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब हैं। कौन है, एस जयशंकर, जो कि एक डिप्लोमेट हुआ करते थे पास्ट में। तो ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये संभालते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स को या फॉरेन पॉलिसी को, ये संभालते हैं। तो अब हम यहाँ पे स्पेशली पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखेंगे, इनका रोल देखेंगे, क्या क्या इनके काम थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी हुआ करते थे। ये चीज आप ध्यान रखना, पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना। इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है उस टाइम पर, भारत का एजेंडा क्या होगा, भारत के किस किस दिशा में चलेगा, भारत को दिशा देने का काम, भारत की पॉलिसी कैसी होगी, भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी होगी, फॉरेन पॉलिसी होगी, किस तरह से हम डेवलपमेंट करेंगे, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। ये मोर इन्फ्लुएंस इन फॉर्मेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। 1946 से 1964 के बीच में भारत की जो नेशनल फॉरेन पॉलिसी है, इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। इन्होंने फॉरेन पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करी थी, एज वेल एज इंप्लीमेंटेशन करने में भी हेल्प करी थी। लेट मी टेल यू, 1947 में आपको पता है पार्टीशन हो गया था। 1962 में इंडिया की लड़ाई हो जाती है, किससे, चाइना से हो जाती है। उस समय भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। 1954 में इंडिया चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया था तिब्बत के इशू को लेकर, जिसको हम बोलते हैं पंचशील पैक्ट। ये सारे काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर ही होते हैं। और 1950 में आपको पता है हमारा प्लानिंग कमीशन बन जाता है, जिसके पहले हेड भी कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। और 1951 से 1956 के बीच में भारत की फर्स्ट 5 ईयर प्लान बन जाता है, 5 ईयर प्लान बन जाता है, वो भी इनके टाइम पर ही बना था। ये सारी चीज आपको याद रखनी है। तो 1946 से 1964 के बीच में भारत की पॉलिसी को बनाने में, इन्फ्लुएंस करने में और इंप्लीमेंट करने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक मेजर रोल है। अब नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके 3 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, 3 उद्देश्य दे रखे हैं। 3 उद्देश्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के। पहला, टू प्रिजर्व दी सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब क्या होता है, सॉवरेंटी का मतलब समझो। सॉवरेंटी का सिंपल सा मतलब समझ लो यार, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। ये आपका घर है? आपके घर में कौन डिसीजन लेता है, जनरली आपके मम्मी पापा और आपके दादा दादी ये डिसीजन लेते हैं। ऐसे थोड़ी कोई पड़ोसी डिसीजन ले रहा है। तो आपके घर में कौन सी सब्जी बनेगी, कौन सी सब्जी नहीं बनेगी, आपके मम्मी पापा आपको किस स्कूल में पढ़ाएंगे, किस स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है, ये आपके पेरेंट डिसाइड करते हैं, आपके घर वाले डिसाइड करते हैं। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब आपका घर सोवरेन है, समझ रहे हो। जहां पर डिसीजन लेने की पावर आपके पास हो, हम कहते हैं सोवरेन है, आप एक प्रकार से इंडिपेंडेंट है। मगर पता चला आपके घर को कोई दूसरा चला रहा है, मान लो आपके कोई रिलेटिव है या कोई पड़ोसी है, आपके जो पड़ोसी कहते हैं वही आप कर रहे हो, आपको कोई आजादी नहीं है डिसीजन लेने की, तो आप कह सकते हो आप सोवरेन नहीं हो। अंडरस्टूड।
तो सॉवरेंटी का मतलब है खुद डिसीजन लेने की पावर। अब भारत में क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है, ये भारतीय लोग डिसाइड करेंगे। 1947 से पहले भारत गुलाम हुआ करता था, किसका? इंग्लैंड का गुलाम हुआ करता था। तो हमें खुद के डिसीजन लेने की पावर नहीं थी, इसलिए इंडिया सोवरेन नहीं था उस समय पर। मगर जैसे ही हम आजाद हुए, हमें मिल गई सोवरेंटी। मतलब अब भारत में कैसी पॉलिसी होगी, भारत किधर जाएगा, किस देश के साथ कैसे संबंध बनाएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी कौन सी होगी, हम कैपिटलिस्ट मतलब आइडियोलॉजी अपनाएंगे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अपनाएंगे, मिक्स्ड आइडियोलॉजी अपनाएंगे, ये भारत के लोग डिसाइड करेंगे। इसी को हम बोलते हैं सोवरेंटी। तो पहला उद्देश्य, अब यार बड़ी मुश्किल से हमें आजादी मिली थी यार, बहुत लंबा संघर्ष हमने देखा था, कई 100-200 150-200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया था, उससे पहले मुगलों का राज हुआ था। तो बहुत लंबे समय के बाद हमें अपने हाथ में पावर मिली है, तो यार इसको, इस सोवरेंटी को बचा के रखना, ये पहला उद्देश्य था। टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब है भारत के मैप में जितने भी मतलब एरिया आ रहे हैं, इन सबको बचा के रखना, किसी को भी अलग ना होने देना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, किसी दूसरे देश से प्रोटेक्ट करके रखना, कोई दूसरा देश छीन ना ले, ये एक दूसरा उद्देश्य था। तीसरा, टू प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यार देश जब आजाद हुआ था तो उस समय पर हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हुआ करता था, डेवलपमेंट का लेवल बहुत ज्यादा लो था, इंडस्ट्रीज थी नहीं। तो यार सबसे बड़ा काम था कि भाई रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तभी जाके हम देशवासियों का भला कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमने क्या बना दिया, प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन ने बना दिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आप सबको बताएं, हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया था। सेकंड 5 ईयर प्लान हमने इंडस्ट्री पे फोकस किया था। ऐसा हम क्यों कर रहे थे? ताकि देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें। तो 3 ऑब्जेक्टिव है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी के। पहला, देश की सॉवरेंटी को प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना, देश को बचा के रखना, बाहरी अटैक से बचाना, और तीसरा रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ताकि जल्दी से जल्दी देश प्रॉस्परस हो सके। इसीलिए आपने देखा होगा हमने बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान। सेकंड 5 ईयर प्लान के दौरान बहुत सारी विदेशी ताकतों की मदद से हमने बहुत सारे इंडस्ट्रीज को सेटअप किया था, राइट। और नेहरू जी चाहते थे कि इन ऑब्जेक्टिव्स को पॉलिसी ऑफ नेम के थ्रू अचीव किया जाए। पॉलिसी ऑफ नेम का मतलब है ना हम यूएसए की तरफ जाएंगे, ना यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, हम इनसे भी बढ़िया रिलेशन बना के रखेंगे, इनसे भी बढ़िया बना के रखेंगे, और तीसरे से भी बढ़िया बना के रखेंगे, इनके प्रभाव में काम नहीं करेंगे। यही है हमारी पॉलिसी ऑफ नेम, ठीक है। इंडिपेंडेंट पॉलिसी के थ्रू हम इन ऑब्जेक्ट को अचीव करेंगे। अदर्स व्यू रिगार्डिंग इंडिया फॉरेन पॉलिसी। अब ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था, भैया हम ऐसा ऐसा करने वाले हैं। क्या भारत में और नेता नहीं थे? बिल्कुल थे भैया। हमारे जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और स्वतंत्र पार्टी, जनसंघ पार्टी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू जी की तो हमने देख ली क्या विचार थे, अब आपको देखने को मिलेगा भारत में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी, कई सारे ग्रुप ऐसे थे जो चाहते थे कि इंडिया के कैपिटलिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था यूएसए, इनके साथ जो रिलेशन है वो अच्छे होने चाहिए। तो बहुत सारी पार्टीज, बहुत सारे ग्रुप्स इंडिया में यही चाह रहे थे कि हमारे फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए यूएसए के साथ, कैपिटलिस्ट ब्लॉक के साथ। साथ के साथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भी कहते थे कि भैया हमारे यूएसए के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए। अब ऐसा नहीं सिर्फ यही करें, इनके अलावा जनसंघ पार्टी, आपको कमेंट करके बताना है कब बनी थी, स्वतंत्र पार्टी कमेंट करके बताना है कब बनी थी, ठीक है। तो इसके अलावा भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, ये दोनों ने ही अपोज किया था कम्युनिज्म। कम्युनिज्म कौन सा था? यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो कम्युनिज्म वाली थी। तो ये दोनों ही पार्टियों ने कम्युनिज्म का विरोध किया, और ये दोनों पार्टी कह रही थी कि इंडिया के रिलेशन जो है हमारे यूएस के साथ अच्छे होने चाहिए, और इंडिया को प्रो यूएस पॉलिसी अपनानी चाहिए, ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए जो यूएसए के हिसाब से अच्छी हो, वो अपनानी चाहिए। अब एक टॉपिक हमारा आता है द डिस्टेंस फ्रॉम टू कैंप। अब यार दुनिया में, मैंने बताया था पूरी दुनिया में 2 पावर, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। यूएसए का कैंप जो है ये भैया कैपिटलिस्ट ग्रुप है। यूएसएसआर वाला जो है आपका कम्युनिस्ट है, ठीक है, कम्युनिस्ट है। इनका यूएसए जिस मिलिट्री ग्रुप को लीड कर रहा था उसका नाम था नाटो, और यूएसएसआर जिस मिलिट्री ग्रुप को लीड कर रहा था उसका नाम था वार्सो पैक्ट, ठीक है। तो एक कैंप कौन सा हो गया? एक कैंप का मतलब ग्रुप, एक ग्रुप हो गया यूएसए वाला, और दूसरा कैंप कौन सा हो गया? यूएसएसआर वाला। यूएसए की तरफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज, यूएसआर की तरफ कम्युनिस्ट कंट्रीज। यूएसए का जो मिलिट्री ग्रुप है उसका नाम है नाटो, और यूएसएसआर का जो मिलिट्री ग्रुप है उसका नाम है वार्सो पैक्ट, ठीक है। तो इंडिया कह रहा भैया ना तो हम यूएसए की तरफ जा रहे हो, ना ही यूएसएसआर की तरफ जा रहे, हम तो अपना अलग ही चलेंगे, नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो समझ रहे हैं ना टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत आसान है अब तो इंडिया wanted to develop a peace in the world by policy of non-alignment by reducing the Cold War tensions and participating in UN peacekeeping operations। भारत चाहता था कि दुनिया में भैया शांति बनी रहे, और हर कोई देश चाहता है यार दुनिया में शांति बनी रहे। और कैसे चाहता था, कैसे अचीव कर रहा है इस गोल को? बाई अडोप्टिंग पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट।
नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी अपना के भारत दुनिया में शांति स्थापित करना चाहता था। और ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो टेंशन चल रही है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो टेंशन चल रही है, इस टेंशन को भारत कम करना चाहता था। साथ के साथ में यूनाइटेड नेशंस के जितने भी पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहे हैं उनमें इंडिया भाग लेना चाहता था कि भैया हम भी तुम्हारे साथ हैं, यूएन के साथ हैं। यूएन कब बना था? आई टोल्ड यू, यूएन बना था 24 अक्टूबर 1945 को बना था। और यूएन क्या करता है? कई देशों में पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस। उन पीस कीपिंग फोर्सेस में आपको पता होना चाहिए भारत भी अपनी सेना भेजता है। तो इंडिया चाहता था कि भैया नंबर एक तो हम पॉलिसी अपनाएंगे नॉन अलाइनमेंट की, इसके थ्रू हम पीस चाहते हैं दुनिया में। साथ के साथ में इन दोनों देशों के बीच में जो टेंशन है इनको हम कम करना चाहते हैं। और यूएन के जितने भी पीस कीपिंग ऑपरेशन है हम उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर ये वाली चीज मैंने बताई दी आपको। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हो गया था? पहले तो चला कब से कब था? 1939 से 1945 के बीच में चला था सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। ये रहा यूएसए और ये रहा यूएसएसआर, ठीक है। और इनके बीच में स्टार्ट हो जाता है कोल्ड वॉर। और मैंने बताया था कोल्ड वॉर कब से कब तक चला था? 1945 से 1991 के बीच में चला था आपका कोल्ड वॉर, ठीक है। इस कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए लीड करता है नाटो को। नाटो मैंने बताया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ब्लू जितने भी दिखा रखे हैं नाटो कंट्रीज है। और यूएसएसआर लीड कर रहा था वार्सो पैक्ट। ये दो पैक्ट आ जाते हैं मिलिट्री ग्रुप में, ठीक है। इंडिया ने डिसाइड किया ना तो भैया यूएसए के साथ जा रहे और ना ही यूएसएसआर के साथ जा रहे। और हमारी तो नेम एक आइडियल फॉरेन पॉलिसी, अब तो नेम पे चलेंगे, नेम के सिद्धांत पे चलेंगे। तो ये जो कलर दिखा रखा है, इंडिया जैसा कलर दिखा रखा है, ये सारे कंट्रीज कैसे हैं? नेम कंट्रीज है, जिन्होंने कहा कि ना तो हम यूएसए को ज्वाइन करेंगे ना यूएसएसआर को ज्वाइन करेंगे, हम तो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मतलब चुनेंगे। अब देखो इंडिया ने बोल तो दिया है 1947 के बाद ही इंडिया कहने लग गया कि भैया हम तो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करेंगे। मगर सिचुएशन इंडिया के सामने एक बार डिफिकल्ट सिचुएशन भी आ जाती है? कई बार सुना है ना आपने, भाई बात तो बड़ी लंबी लंबी करते हो हैं पर रियलिटी में कुछ है नहीं। तो दो सिचुएशन बनती है। 1956 बात है, 1956 की। ब्रिटेन ने अटैक कर दिया इजिप्ट पर। इजिप्ट आपको पता ही है, ज्योग्राफी में भी आपने देखा होगा, इजिप्ट में स्वेज कैनाल है ना। तो इजिप्ट पर ब्रिटेन ने अटैक कर दिया स्वेज कैनाल के इशू को लेकर। तो इंडिया ने बड़ा प्रोटेस्ट किया दुनिया भर में कि भैया ये देखो नियो कॉलोनियल इन्वेजन। इंग्लैंड अभी भी नहीं सुधर रहा है। आपको पता है इंग्लैंड ने बहुत सारे देशों को मतलब क्या किया था, गुलाम बना लिया था। तो जैसे ही 1956 में इंग्लैंड ने अटैक किया इजिप्ट पर, तो भारत ने इसका कड़ा विरोध किया कि देखो अभी भी नहीं सुधर रहा है, अभी भी ये मतलब दूसरे देशों को कॉलोनी बनाना चाहते हैं। तो ये नियो कॉलोनियल इन्वेजन है यहाँ पे, है ना। ये बात हो गई। मगर उसी साल जब यूएसएसआर ने हंगरी पर अटैक किया था तो इंडिया ने रिएक्ट नहीं किया। तो बाकी देश भी कहने लगे वाह इंडिया वाह। जब ये वेस्टर्न कंट्रीज कुछ करें तो तुम बड़ा बोल लेते हो, मगर यूएसएसआर कुछ कह रहा है तो तुम मतलब कुछ नहीं कह रहे। इससे मतलब ये झलक रहा था कि इंडिया थोड़ा साइड ले रहा है। किसकी साइड ले रहा है? यूएसएसआर की थोड़ी सी साइड ले रहा है। तो यहाँ से ऐसा प्रतीत होने लग गया था। इन सब चीजों के बाद भी इंडिया ने जितने भी इंटरनेशनल इश्यूज हैं उस पर अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड रखा और दोनों से ही मदद ली, मतलब कैपिटलिस्ट ग्रुप से भी मदद ली, सोशलिस्ट ग्रुप से भी मदद ली, ठीक है। और साथ के साथ में जब देश हमारा आजाद हो गया तो इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब एक यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी स्टेट के द्वारा कंट्रोल होगी। स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री, मतलब प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऐसी इकोनॉमी जो सरकार के द्वारा कंट्रोल हो उसको हम बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होता है, प्राइवेट इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, उसको हम बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। तो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा हम जब आजाद हो गए थे तो उसके बाद हमने कौन सी इकोनॉमी अपनाई थी? प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस किया था। और जहां पर हमारा मेजर फोकस था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि हम मतलब बाहर से जो इंपोर्ट हो रहा है उसको हम रोकेंगे, उसकी जगह पर हम देश में ही प्रोड्यूस करेंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा बाकी देशों के साथ इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है। अब यार सिंपल सी बात है, जब दूसरे देश से आप ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, दूसरे देश से आप कुछ खरीद ही नहीं रहे हो, ऊपर से स्वदेशी पे फोकस कर रहे हो, तो इससे थोड़ा सा बाहर इंटरेक्शन जो था हमारा बहुत कम था, बाहर के देशों से ज्यादा इंटरेक्शन नहीं था। इंडिया एंड यूएसए रिलेशंस ड्यूरिंग कोल्ड वार, भारत और यूएसए के रिलेशन कैसे थे कोल्ड वार के दौरान? तो कोल्ड वार आपको पता ही है 1945 से 1991 के बीच में कोल्ड वार चल रहा है। किस किस में? यूएसए एंड यूएसएसआर में चल रहा है। तो भारत के यूएसए के साथ कैसे संबंध थे? तो while India was trying to convince the other developing countries to join them, Pakistan joined US-led military alliance। अब देखो आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलेगा। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, जब इंडिया कह रहा था बाकी कंट्री से भैया आप कहीं भी मत जाओ, आप नेम को ज्वाइन करो, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन करो, तो उस समय पाकिस्तान किसकी साइड ले लेता है? पाकिस्तान यूएसए की तरफ चला जाता है। तो बस यहीं पे मतलब
दिक्कत हो जाएगी स्टार्ट है। तो यहाँ पर पाकिस्तान किसकी तरफ चला जाता है, यूएसए की तरफ चला जाता है। और यूएसए जो था ना, इंडिया का जो इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव चल रहा था, इंडिया मतलब किसी की सुन ही नहीं रहा है, यूएसए की भी नहीं सुन रहा है। यूएसए कह रहा भैया हम चाचा चौधरी हैं, हमारी हेजेमनी स्टार्ट हो गया, हमारी सुनो, तो इंडिया उनकी नहीं सुन रहा था। तो इससे खुश नहीं था यूएसए। यार सिंपल सी बात है, जब आप किसी को चैलेंज करते हो, आप किसी के ताकतवर व्यक्ति की सुनते नहीं हो, तो ताकतवर को दुख तो होगा ही। तो इंडिया जो इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहा था, इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स ले रहा था, नेम की जो पॉलिसी को मतलब आगे बढ़ा रहा था इंडिया, तो इससे यूएस से हमसे नाराज था, खुश नहीं था। और साथ के साथ में आपको देखने को मिलेगा, इंडिया और यूएसएसआर ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी 1971 में, 20 साल की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी। उससे भी यूएसए हमसे बड़ा नाराज हो जाता है। तो यूएसए वाज आल्सो एंग्री बाय इंडिया यूएसएसआर पार्टनरशिप। और आपको देखने को मिलेगा इससे हमारे रिलेशंस बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, किसके साथ, यूएसए के साथ। मतलब हमारे शुरुआत में यूएसए के साथ रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे, ये चीज ध्यान रखना। अब इसी में एक टॉपिक है एफ्रो एशियन यूनिटी। एफ्रो का मतलब है अफ्रीका, एफ्रो का मतलब क्या है, अफ्रीका, एशियन का मतलब है एशिया। तो अफ्रीका और एशिया के देशों में यूनिटी। अब यार इनके देशों में, अब देखो आपने पढ़ा सुना है ना, जिनका दर्द सेम होता है ना, तो वो एक दूसरे को समझते हैं। अब यार अफ्रीका के और एशिया के ऐसे दोनों दोनों कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं, ये वो कंट्रीज हैं, पहली बात तो जो कॉलोनियलिज्म का शिकार रहे थे। किसका शिकार रहे थे, रेशिज्म का शिकार रहे हैं, ठीक है, इंपीरियलिज्म का शिकार रहे हैं। तो इन्हीं पर सबसे ज्यादा मतलब कहर ढाया था यूरोपियन पावर्स ने, इन्हीं को सबसे ज्यादा कॉलोनीज बनाया था। तो जब ये देश आजाद होने लगते हैं, तो ये एक दूसरे की आजादी को सपोर्ट करते हैं। कई देश आजाद हो गए थे, कई गुलाम थे, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इनकी इंडिपेंडेंस को भी सपोर्ट करते हैं और मिलकर एक हो जाते हैं। तो जो नेम बना था ना, तो नेम में ज्यादातर कंट्रीज अफ्रीका और एशिया की थे, क्योंकि ये वो कंट्रीज थे जो आजाद हुए थे, रिसेंटली आजाद हुए थे। तो ये नहीं चाहते थे कि हम यूएसए की तरफ जाएं, यूएसएसआर की तरफ जाके फिर दोबारा से इनके गुलाम हो जाएं, इसलिए इन्होंने नेम को ज्यादा सपोर्ट किया था। तो इनके बीच में यूनिटी को लेकर और भारत को लेकर हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भारत, अब यार अपने आसपास अगर देखो, इस एरिया में आप देखो, तो भारत एक बड़ा प्लेयर है। अफ्रीका और एशिया में देखें तो भारत एक मेजर पावर है, बहुत बड़ी पावर है, साइज भी बड़ा है, लोकेशन भी इसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक है, सेंटर में है यहाँ पे, और साथ ही साथ में पावर भी इसकी एक जबरदस्त है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पे आप देखोगे ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि यार हमारे देश की जो पावर है, हमारे देश की जो लोकेशन है, हमारे देश के साइज को ध्यान में रखें। हम चाहते हैं कि भारत का एक मेजर रोल हो वर्ल्ड अफेयर्स में, दुनिया में क्या चल रहा है इसमें भारत का एक बड़ा मतलब रोल हो। साथ के साथ में स्पेशली एशिया में हमारा दबदबा होना चाहिए। एशिया में दबदबा का मतलब है हम किसी पे मतलब अटैक नहीं करना चाहते थे, मगर लोग सुने कि भाई हमारे भारत की भी सुने, ये मतलब चाहते थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। Nehru was marked by establishment of contact with India and with newly independent states in Asia and अफ्रीका। आपको देखने को मिलेगा जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ 1947, इसके बाद बहुत सारे देश भी आजाद होने लग जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, जो भी नए नए देश आजाद हो रहे थे, चाहे वो एशिया से हो चाहे अफ्रीका से हो, नेहरू जी ने सबके साथ कॉन्टेक्ट स्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। और नेहरू जी की लीडरशिप में, ध्यान देना, नेहरू जी की लीडरशिप में भारत ने एक एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ध्यान देना, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी मार्च 1947 में, जो 5 महीने पहले ही बुला ली थी। हम आजाद कब हुए, अगस्त में आजाद हुए थे, मगर मार्च में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस बना दी और मतलब बुलाई थी, और इसमें मतलब कई देशों को बुलाया और मतलब उनसे अच्छे रिलेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश की। साथ ही साथ में आपको यह भी देखने को मिलेगा, इंडिया ने इंडोनेशिया आपको पता ही है, इंडोनेशिया के फ्रीडम स्ट्रगल को भी सपोर्ट किया। और इंडोनेशिया में कब्जा हुआ करता था डच लोग जो थे इंडोनेशिया पे कब्जा कर रखे थे। तो इंडिया ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, इंडोनेशिया के फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट किया और इनको आजाद कराने में बहुत ज्यादा हेल्प कराई, डच कॉलोनियल रूल से आजाद कराने में। साथ के साथ में 1949 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई ताकि हम इंडोनेशिया को सपोर्ट कर सकें, इंडोनेशिया की फ्रीडम स्ट्रगल को सपोर्ट कर सकें। इतना हमने सपोर्ट किया था किसको, इंडोनेशिया को। ध्यान रखना, इंडोनेशिया जो है साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है कौन, इंडोनेशिया। साथ के साथ में इंडिया जो है, अब ध्यान देना, इंडिया एक स्टॉन्च सपोर्टर हुआ करता था डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस का और स्ट्रांगली अपोज करता था रेसिज्म को, स्पेशली अपार्थाइड पॉलिसी जो चल रही थी साउथ अफ्रीका में। आप सबको पता है साउथ अफ्रीका में एक फेमस लीडर हुए थे नेल्सन मंडेला, इन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ, अपार्थाइड का मतलब क्या होता है, जो रेस के आधार पर या स्किन की कलर के आधार पर जो अंग्रेज भेदभाव करते थे। आप सबको पता है अफ्रीका में ब्लैक एंड व्हाइट वाली पॉलिसी चलती थी, ब्लैक एंड व्हाइट, अंग्रेज व्हाइट हुआ करते थे, वहां के मूल निवासी ब्लैक हुआ करते थे। तो इनमें बहुत ज्यादा स्किन के कलर के आधार पर भेदभाव होता था, जिसको बोलते हैं अपार्थाइड की पॉलिसी। तो इसका इंडिया ने बिल्कुल पुरजोर विरोध किया था, रेसिज्म का विरोध किया था, डीकोलोनाइजेशन को इंडिया ने सपोर्ट किया था कि हम चाहते हैं कि अब जो भी देश गुलाम है सब आजाद हो जाने चाहिए। किसी अब वो समय आ गया है 1945 के बाद, अब तुम
देशों को गुलाम बना के नहीं रख सकते, तो इस चीज का इंडिया ने सपोर्ट किया था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज 1955 में क्या होता है, इंडोनेशिया में, ध्यान देना, देश है इंडोनेशिया और शहर का नाम है बांडुंग, यहाँ पर एक अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। ध्यान रखना, अफ्रो एशियन का मतलब है अफ्रीका और एशिया के देश यहाँ पर आते हैं, मिलते हैं इंडोनेशिया में, बांडुंग में। जगह का नाम क्या है, बांडुंग, 1955 में, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का नाम है बांडुंग कॉन्फ्रेंस। और बांडुंग कॉन्फ्रेंस ये एक एग्जाम्पल है, ये एक वो समय था जहां पर इंडिया का नए नए जो देश आजाद हुए थे, अफ्रीका के और एशिया के जो नए नए देश आजाद हुए थे, उनके साथ एंगेजमेंट शो करने का एक बहुत बड़ा एक मौका था। आपको देखने को मिलेगा, यही शो करता है कि इंडिया कितना एक्टिवली एंगेज कर रहा है नए नए देशों के साथ। अब यार इंडिया इन देशों के साथ क्यों एंगेज कर रहा था, इंडिया चाहता था कि एक नेम बने, एक ग्रुप बने, यहीं से एक आइडिया था। ध्यान रखना, ये जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहीं से एक आइडिया आया था नेम का, कि हम नहीं चाहते थे कि यूएसए को साथ जाएं या यूएसएसआर के साथ जाएं और दोबारा से अपनी इंडिपेंडेंस को उनको दे दें, खो दें अपनी इंडिपेंडेंस को। ठीक है, तो ये शो करता है कि इंडिया कितना ज्यादा एक्टिवली सपोर्ट कर रहा था अफ्रो एशियन यूनिटी को। ठीक है, तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, ये एक जिनीथ ऑफ इंडिया एंगेजमेंट, जिनीथ का मतलब एक पीक पॉइंट था, जहां पे इंडिया बहुत ज्यादा एक्टिवली एंगेज कर रहा था अपने आप को एशियन और अफ्रीकन नेशन से, जो रिसेंटली क्या हुए थे, आजाद हुए थे, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे। बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो है, इसी के बाद आपको देखने को मिलेगा नेम का स्टेब्लिशमेंट होता है। तो ध्यान रखना, 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग नामक शहर पे एक कॉन्फ्रेंस होती है एशिया और अफ्रीका के देशों की, जिसको हम बोलते हैं बांडुंग कॉन्फ्रेंस। ये बांडुंग कॉन्फ्रेंस शो करता है कि इंडिया कितना एक्टिवली एंगेज कर रहा है किसके साथ, नए नए जो देश आजाद हो रहे हैं एशिया के और अफ्रीका के। बांडुंग कॉन्फ्रेंस के बाद ही नेम का स्टेब्लिशमेंट होता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का स्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, पांड, अब देखो नेम बन गया। नेम कब बना, नेम बनता है 1961 में, 1961 में नेम बन जाता है। और नेम की पहली जो समिट हुई थी, अब समिट का मतलब क्या है, जहां पे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आके मिलते हैं, उसको हम समिट बोलते हैं। तो नेम की पहली समिट कब होती है, पहली समिट 1961 सितंबर 1961 में होती है। कहां पर, बेलग्राड। और बेलग्राड कहां पर है, यूगोस्लाविया में। और नेहरू जी एक को फाउंडर थे किसके, नेम के। अब आपको मैं बता दूं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है, इसके कितने फाउंडिंग फादर हैं। पहली बात, नेम के बारे में ध्यान रखना, इसका आइडिया कब आया, 1955 में। कौन सी कॉन्फ्रेंस, बांडुंग कॉन्फ्रेंस। कहां पर हुई थी, इंडोनेशिया में हुई थी। इसके बाद 1961 में फॉर्मली नेम लॉन्च हो जाता है, नेम बन जाता है। पहली समिट इसकी बेलग्राड में होती है। इसके 5 फाउंडिंग फादर कौन कौन है, क्रम से देखते चलो। इजिप्ट के थे अब्दुल नासर, इजिप्ट के अब्दुल नासर, ये फाउंडिंग फादर हैं। घाना, इजिप्ट कहां पे पड़ता है, अफ्रीका में, ध्यान रखना, मैं बताता चलूंगा। घाना के थे वामे क्रूमा, ये वामे क्रूमा कहां के, घाना। घाना भी एक अफ्रीकन कंट्री है। फिर इंडिया से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और इंडोनेशिया से अहमद सुकार्नो, इंडोनेशिया भी एशिया में। और जोसेफ ब्रोज टीटो, ये युगोस्लाविया से हैं। आज की डेट में युगोस्लाविया नाम का देश नहीं है, अब ये टूट चुका है 4-5 कंट्रीज में। युगोस्लाविया उस समय यूरोप का पार्ट हुआ करता था। तो ये 5 हैं फाउंडिंग फादर्स ऑफ नेम, इनके बारे में भी आपको याद रखना है, और ये पढ़ चुके हैं आप, है ना, पहले ही। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप सीरीज से देखें, कंटिन्यू देखें, आप पुराने लेक्चर जरूर देखें, तो आप कनेक्ट कर पाओगे और मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। और अगर आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब लकी एजुकेशन और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।